पहला गद्य खंड है, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोली की गिनती आसान नहीं, उसी तरह वहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित व्यक्ति आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह बात एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। अब हम इस गद्य खंड की व्याख्या करेंगे, जो कि सबसे पहले हम इस गद्य खंड में संदर्भ लिखेंगे, जो इस प्रकार होगा। प्रस्तुत अवतरण स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन में संकलित है। प्रसंग: भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों का निचोड़ है। संसार के विभिन्न धर्मों के लोग भारत में किसी न किसी रूप में रहते हैं। यहाँ सबकी अपनी उपासना पद्धति है, अपनाने का पूरा अधिकार है। नाना प्रकार के संप्रदाय यहाँ की संस्कृति का अटूट हिस्सा है। आगे हम इस गद्य खंड की व्याख्या करेंगे, जो कि इस प्रकार है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी हमारे देश में मिल जाएंगे। जिस प्रकार हम इस धरती के अनगिनत बोली और संस्कृतियों को संपन्न करती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के संप्रदाय तथा विचारधाराएं भारतीय भूमि को उर्वरा बनाती हैं। सर्वधर्म समभाव हमारा मूल मंत्र है। वैदिक संस्कृति ने संस्कृत को अनेक संस्कृतियों को अपनाया है तथा इसी प्रकार हमारी प्राचीन संस्कृति आधुनिक अधिक समृद्धशाली हुई है। इस प्रकार की भिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी ऐसा महसूस कर सकता है कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समुच्चय है। इसी प्रकार अनेक जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। ऊपर से देखने पर ऐसा आभास मिलता है, जिसकी गहराई में देखने पे पता चलता है कि सबने एक में मिलकर होकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता और अधिक गौरवता बनाया है। आगे हम इसमें कुछ साहित्य सौंदर्य भी देखेंगे, जो कि इस प्रकार होंगे। पहला, भारतीय संस्कृति के उदात्त आत्मसत रूप को प्रकट किया गया है। दूसरा, लेखक की जीवन प्रणाली से अनुप्रमाणित रहे हैं, जिनकी झलक यहाँ दिखाई दे पड़ रही है। और तीसरा, भाषा खड़ी शुद्ध बोली है। शैली काव्यात्मक, विवेचनात्मक और प्रवाहमयी है। अगला गद्य खंड है, जो कि निबंध का अगला व्याख्या है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार विभिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती हैं, और पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल प्रवाह कर बहता है, जो उद्गम और संगम का एक ही हो जाता है। इस गद्य खंड की व्याख्या संदर्भ सहित हम करेंगे, जो कि इस प्रकार होगा। संदर्भ यथावत ही रहेंगे और प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत
गद्यांश में लेखक यह स्पष्ट किया कि भारत के विभिन्न धर्मों तथा जातियों के लोग रहते हैं। इनमें विभिन्नताओं के साथ साथ अभिन्नता अथवा एकता है। जिस प्रकार हम रेशम के धागों में पिरोई हुई मोतिया सुंदर माला बनाती है, उसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में व्याप्त विभिन्नताओं में भी उन पुष्प और मणियों के समान एकता में भिगोया हुआ माला दिखता है। व्याख्या हम इस प्रकार जानेंगे। विशाल भारत की बहुरंगी संस्कृति की एकता में अनेकता में एकता व्याप्त है। यह किसी कवि की कल्पना नहीं, लेखक के किसी भावावेश में ऐसा नहीं लिखा, बल्कि भारतीय संस्कृति की एक विशेष महत्ता या संस्कृति की मूलता ऐतिहासिक रूप से विद्यमान है। जैसे हम कहेंगे कि विभिन्न झरने और नदियों का उद्गम स्थल अलग अलग होकर भी उनका जल दूर दूर से आकर भी सागर के गोद में समा जाता है और उसका संगम सागर कहलाता है। उसी प्रकार हमारे भारत में अनेक विचारधाराओं, अनेक प्रकार के धर्मों के लोग, संप्रदायों के लोग झरना के हजारों वर्षों से हम देखते आए हैं कि आकार लेते हुए आते हैं और सब मिलकर एक विस्तृत गहरे सागर का निर्माण हुआ। इसी सागर में हम जिस प्रकार विभिन्न नदियों के उद्गम स्थल और प्रवाहों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है और उनके क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अन्न, फूल, फल आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विचारधाराओं के देश में विभिन्न प्रकार के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, आचार विचार आदि को जन्म देता है। ठीक इसी प्रकार हमारी सभ्यताएं और संस्कृति में भी विभिन्नता दिखाई देती है। वे सब बाहरी वस्तु है, आंतरिक रूप से सब एक ही भाव बहाता है और ऊपर से दिखाई देने वाली विभिन्नताएं अंत और आरंभ से एक ही है। अगर भिन्नता है तो केवल हमारी प्रभाव में। इस निबंध खंड में हम कुछ साहित्य संदर्भ पे प्रकाश डालेंगे जो कि इस प्रकार है। लेखक ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए इन पंक्तियों में भारतीय संस्कृति की विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम के रूप में चित्रण किया है। दूसरा, वही संगम के आकार नदियों को, झरनों को के अस्तित्व को विलीन होता जाता है और सागर कहलाता है। इसमें भी भारतीय संस्कृति का उदाहरण दिया है। वहीं तीसरा, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और चौथा, शैली सरल, प्रवाहपूर्ण, अलंकारमयी और काव्यात्मक विवेचनात्मक है। अगला निबंध खंड है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक सूत्र है जो अत्यंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा। यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और इन्हें अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों की नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राण शरीर में नए प्राण फूंकने और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अत्यंत सत्य और अहिंसा का है और जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह गद्य खंड का हम आगे व्याख्या करेंगे जो कि इस प्रकार है। संदर्भ यथावत ही रहेंगे। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। इस गद्य में यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय जीवन और संस्कृति का मूल आधार, इसमें से मुख्य रूप से विद्यमान नैतिक और आध्यात्मिक चेतना है। यह नैतिक या आध्यात्मिक चेतना प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती रही है। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए दीर्घकाल से ही भांति भांति षड्यंत्र और प्रसार
होते रहे हैं, किंतु यह आज तक स्थायी व अमरत्व है। व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारत की प्राण शक्ति इतनी नीति और इसके आध्यात्मिक में निहित है। वास्तव में यह है कि भारतीय संस्कृति में पवित्र चरित्र तथा आत्मा संबंधी चिंतन का झरना सदा से ही आबाद है, गति में बह रहा है। यह झरना कभी स्पष्ट दिखता हुआ है और कभी परोक्ष रूप से बहता रहा है। हमारे सामने समय समय पर उच्च चरित्र वाले एवं धार्मिक आध्यात्मिक चेतन से संपन्न महापुरुष आते रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि कहा गया कि आधुनिक युग में इस चरित्र और आध्यात्मिक सजीव साकार रूप महात्मा गांधी के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही थी। नैतिक और आध्यात्मिक चेतना ने इस मूर्त रूप अर्थात महात्मा गांधी को प्रत्यक्ष रूप से हमें चलते फिरते हंसते रोते देखा। वहीं भारतीय संस्कृति के उस सनातन अमृत तत्व को प्रत्यक्ष रूप से स्वरूप से जिसे हम संस्कृति को अमरता प्रदान करती है, इस महान विभूति ने भारत को अपनी अमरता का फिर से संस्मरण कराया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि निर्जीवता की सीमा तक शिथिल पड़े भारत को एक बार फिर नौ प्राणों का संचार हो उठा और ऐसा लगने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों को नवीन मज्जा भर गई और निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन को आशा का संचार हो गया। जिस तत्व ने भारत की नवीन जीवन की स्फूर्ति प्रदान की, वही अतत्व है साहित्य और अहिंसा। यह अमर तत्व मिटने और मिटाता नहीं, समस्त मानव जाति को इसकी आवश्यकता अनुभूति हो रही है, क्योंकि सभी यह अच्छी प्रकार समझ गए और इस अमर तत्व को मानवता की रक्षा हो सकती है। इस निबंध खंड में कुछ साहित्य सौंदर्य है जो कि इस प्रकार है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को भावात्मक रूप प्रदान किया। वहीं दूसरा, लेखक ने प्राण फूकना, मुरझाए दिलों को खिलना जैसे मुहावरों का प्रयोग बहुत प्रभावपूर्ण प्रयोग किया। भाषा शुद्ध और सरल, साहित्यिक खड़ी बोली के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्द भी प्रयोग में देखने को मिले। वहीं शैली विचारात्मक है। भाव सम निर्जीव भारत में प्राण फूकने वाली महान विभूति बापू के लिए पंडित मोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, शोषित पीड़ित जन के नायक, नवयुग नवजग राष्ट्र विधायक। अगला गद्य खंड है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको हम अमर तत्व देते हैं जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम करते हुए रखेगा। हम इस निबंध खंड का संदर्भ यथावत ही रखेंगे और प्रसंग कुछ हम इस प्रकार लिखेंगे। भारत के विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का मेल हुआ। नाना प्रकार के विचार, धर्म और संप्रदाय रूपी झरनों और नदियों द्वारा हजारों वर्षों के अवनर्त प्रभाव में भारतीय संस्कृति विस्तृत सागर निर्माण हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन अवतरणों को इस अमृत तत्व को लेकर संकेत किया। इनके कारणों से संकटों पर विजय प्राप्त करके भारतीय संस्कृति आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी। भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव की शुद्धता, स्वच्छता, शीतलता, स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाह होती है। इस अमृत रूपी जल में एक ही उदास भाव का समावेश होता है, उद्दत भाव का समावेश होता है, जो कि भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है।
हमारी हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में विभिन्न नदियों का उदाहरण देते हुए हम अपने भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करते हैं। इस भावना का विस्तार रूप सनातन धर्म से की जाती है कि यह वही संस्कृति है के तत्व है जो आज तक मिटा नहीं जाया जा सका। न जाने कितनी बार इस देश पे बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ, अनगिनत बार बाहर के देश आक्रमणकारियों का धर्मता का शिकार हुआ, किंतु एक ऐसा तत्व विद्यमान रहा जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। वस्तुतः यह तत्व भारतीय संस्कृति के अमृत तत्व है। इसकी हमारी यही कामना है कि भारतीय संस्कृति को इस अमृत तत्व का शक्ति सदैव प्राप्त रहे। इस शक्ति के द्वारा ही भारतीय संस्कृति भविष्य में जीवित और स्थायी बनी रहे। इस निबंध खंड में कुछ साहित्य सौंदर्य भी है जो लेखक दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहला, लेखक ने भारतीय संस्कृति की अमरता का मुख्य कारण विभिन्नता में एकता स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत गद्यांश में प्रवाहपूर्ण दर्शन विवेचना की है। वहीं भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली। अगला निबंध खंड है, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक ही उन्नति और विकास के बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उन सबके विषय में पथ अहिंसा के हो। हमारी सारी संस्कृति का मूलधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया, अहिंसा को उसमें मुख्य स्थान दिया गया। अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला और भोग भी त्याग से ही पाया। आगे इस निबंध खंड की हम व्याख्या करेंगे। संदर्भ यथावत ही रहेंगे, परंतु प्रसंग कुछ इस प्रकार है। भारतीय संस्कृति के मूल में अहिंसा की भावना विद्यमान है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों के अर्थात लोक व्यवहारों से संबंध आचरण का वर्णन हुआ है, वहाँ अहिंसा को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। अवतरण में अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार अहिंसा तत्व है। इसलिए हमारे ग्रंथों में जहाँ कहीं नैतिक सिद्धांतों की बात आई, वह मन, वचन और कर्म से हिंसा न करने की उल्लेखने का अवश्य किया गया। लेखक ने अहिंसा को त्याग का नाम दिया और त्याग करना ही अहिंसा है और दूसरों रूप में अहिंसा ही त्याग है। अहिंसा और त्याग दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक इसी प्रकार हिंसा का दूसरा नाम अथवा दूसरा रूप स्वार्थ है। हिंसा ही स्वार्थ है और स्वार्थ का पर्याप्त हिंसा है। दोनों में उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना अहिंसा का त्याग में, तथा मानव दूसरे मन को कष्ट अथवा हानि तब पहुंचाता है जब वह स्वार्थ के वश में हो जाता है। अतः स्वार्थी एक दूसरे का नाम हिंसा और हिंसा अथवा स्वार्थ का अर्थ है भोग। भारतीय दर्शन के अनुसार भोग ही उत्पत्ति त्याग से होती है और त्याग की भोग से। उपनिषद में कहा गया है कि संसार का भोग त्याग ही भावना करो। यहाँ त्याग में भोग माना गया है। भोग के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करता है, लड़ता है, समाज उसका विरोध करता है। भोग के कारण एक समाज का दूसरे समाज अथवा दूसरे देश से दूसरे देश का संघर्ष होता है। अब त्याग और मन की भावना आते ही चिंता का अपार सुख और शांति का अनुभव होने लगता है।
त्याग अथवा अहिंसा भारतीय संस्कृति का तत्व है जो संसार में व्याप्त समस्त व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, देश विदेशों में पर्याप्त समाप्त कर सकता है। यही कुछ साहित्यिक सौंदर्य है। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में अहिंसा और त्याग की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति की है। दूसरा, भोग एवं त्याग के प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप व्यक्ति को दर्शाया गया है। वहीं तीसरा, इस गद्य में लेखक की भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग एवं विश्वास झलकता है। वहीं भाषा खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक है। भावना अहिंसा पर आधारित है और यही डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा उदाहरण दिया गया है। अहिंसा वास्तविक सत्य का प्रतीक है और किसी भी प्रकार के कष्ट न पहुँचने ही अहिंसा है।